हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसी के आगे हम करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारा भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग। इतना कर लेंगे, उसके बाद फसल उत्पादन अलग ले लेंगे और नाइट्रोजन चक्र अलग ले लेंगे। तो आज के पार्ट में हम इतना देख लेते हैं, थ्योरी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो, पोषण क्या होता है। सबसे पहले पोषण से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में क्या होता है, भोज्य अवयव अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, इन सभी के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उससे शारीरिक वृद्धि, मरम्मत और ऊतकों का नवीनीकरण होता है और जैविक क्रियाओं का संचालन भी होता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब इसके प्रकार, कार्बनिक पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जल आते हैं। और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बनिक किसे कहते हैं, इनमें कार्बन पाया जाता है। और अकार्बनिक किसे कहते हैं, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इनमें क्या क्या आता है हमारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी आते हैं। अब स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ। इसका मतलब है जीवन की उस अवस्था से जिसके तहत शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं। अगर किसी भी एक अंग में प्रॉब्लम हो तो उसमें कहते हैं ना कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य अच्छा कब कहेंगे, जब सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं और बाहरी वातावरण शरीर के बीच पूर्ण संतुलित बना रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य वह स्थिति है इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी से कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित तरीके से किया जा सके। मतलब तीनों तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तभी हम कह सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। उसके बाद अलग अलग काम के लिए अलग अलग कैलोरी की जरूरत पड़ती है। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जल्दी देख लेते हैं। दौड़ने में कितनी चाहिए, 570 कैलोरी, बैठे रहने में 100 कैलोरी, खड़े रहने में 105 कैलोरी, सामान्य व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो 500 कैलोरी की। ये सब ऊर्जा खर्च होती है प्रति घंटा। ये व्यय लिखा है, व्यय मतलब खर्च। दौड़ने में कितनी, 570 कैलोरी खर्च होती है। बैठे रहेंगे तो नॉर्मल से 100, खड़े रहेंगे तो 105, एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली तो 500, चलते हैं हम तब 200 कैलोरी। इस तरह से ये खर्च होती हैं। ये आपका 13 मील प्रति घंटा साइकिलिंग कितनी बेस्ट होगी, 650 कैलोरी खर्च हो जाती है। टीवी देखने में 80 कैलोरी, माध्यमिक गति में तैरने स्विमिंग करते हैं तो 450, झाड़ू या फर्श को साफ करने में नॉर्मल 250। ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं स्वच्छता। स्वच्छता क्या होता है, साफ सफाई करना। तो ये तो कुछ बस यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, क्या ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को। और कब, महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर। कहाँ से, राजघाट से, नई दिल्ली से शुरू हुई थी ये। इसको अच्छे से याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता पर भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2019 को भारत में 100% ODF घोषित किया गया। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने का लक्ष्य था, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना था। कब, 25 जून 2015। और 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान, गांधी की 145वीं जयंती पर। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान हासिल किया है। मतलब इंदौर ने लगातार चौथी बार फर्स्ट नंबर पर रहा है स्वच्छता अभियान, स्वच्छ शहर में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकासित एजेंडा के तहत सदस्यों द्वारा 17 विकास लक्ष्य रखे गए थे और 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। इसमें आप ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंदौर 2020 में जो 5वां संस्करण हुआ था उसमें लगातार चौथी बार ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। और जो ये 7 लक्ष्य रखे थे ना, 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 6वां जो लक्ष्य रखा था वो स्वच्छता और पानी से संबंधित था। क्लियर? तो ये हो गया आपका थ्योरी।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा समुच्चय सही बनना है जो संचारी रोगों को निरूपित करता है। तो ये हमारा बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मियादी बुखार, टाइफाइड यानी स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। अब देखो ये होते क्या हैं। संचारी या संक्रामक रोग, ये क्या होता है, जो किसी ना किसी रोग जनित कारक यानी रोगाणुओं से फैलते हैं। और वो कौन भी हो सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, हमारा कवक हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, इन सभी से ये फैलते हैं। तो इन्हीं को संचारी या संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मतलब अगर एक व्यक्ति हो जाए तो दूसरे को भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, चेचक, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, पोलियो, ये सभी संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है। इसमें से हैजा किसकी वजह से फैलता है। तो ये मैं आपको जो मैंने ट्रिक से क्वेश्चन करवाया था उसमें भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो, जीवाणु विषाणु कवक से होने वाले वो, तो आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर देख लीजिए। तो ये होगा हमारा विब्रियो कॉलरी। डी इज राइट आंसर। हैजा किससे फैलता है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से। ये इसकी डिटेल है। ये दूषित भोजन व जल से इनको ग्रहण करने से हो जाता है। और ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है। अगर आपसे पूछा जाए जीवाणु से होता है या विषाणु, तो ये होता है जीवाणु से। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आपको इसमें से गलत पहचानना, ये खूब पूछा जाता है इस तरह से, अगर आपको आते होंगे तभी आप कर पाओगे। निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा से होता है। क्लियर, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अमीबी पेचिस एंटोविवास होता है, ये भी सही है। छोटी माता, ये बोला जीवाणु से होता है, ये हमारा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सही है। छोटी माता जो चिकन पॉक्स है ना, जीवाणु से ना होकर किससे होती है, विषाणु से, वायरस से होता है। क्लियर, ये भी मैं आपको ट्रिक से करवा चुकी हूँ, आप इनको देख लीजिए, इससे अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, विषाणु जनित, अब क्या पूछा है, वायरस से। तभी आपको बताया था छोटी माता और ये पोलियो सभी क्या है, वायरस से हैं। एड्स, जुखाम, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सब जो तीनों आते हैं, ये आपके क्षय रोग किसको कहते हैं, टीबी की बीमारी कहते हैं। ये सब बैक्टीरिया यानी जीवाणु वाले हैं तीनों। इसमें हैजा आ गया इसलिए गलत हो जाएगा, दोनों होने चाहिए ना। इसमें छोटी माता पोलियो दोनों है, इसलिए इसमें पोलियो तो वायरस से होता है बट हैजा जीवाणु से होता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, निम्न में रोग व कारक युग में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें भी 3 सही है और आपका एक पहचानना है जो सही नहीं है। तो ये कौन सा सही नहीं है, ये ऑप्शन सी, पोलियो वाला। आलू का वाट रोग सिनकाइट्रम एंटीबायोटिकम से होता है। हैजा भी आपको बताया था, विब्रियो से होता है। क्षय रोग टीबी का ये माइकोबैक्टीरियम से होता है आपका। इसमें सी रॉन्ग है। ये तो किसकी डिटेल में दे रखा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। तो ये हमारा किस में उपचार में, जो आपकी प्रतिजैविक दवाई होती है किस में हेल्प करती है, ये हैजा की बीमारी में। जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, इनका सूक्ष्म जीवी द्वारा होने वाले अनेक रोगों जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, इन सभी में इनका यूज होता है। ये क्या करती है, सूक्ष्म जीवी की जो वृद्धि होती है ना उसको रोक देती हैं। और हैजा भी आपको बता ही चुकी हूँ संक्रामक रोग है और ये विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखो, पोलियो का कारण क्या है। अब आप अच्छे से कर लेंगे। पोलियो का कारण क्या है, विषाणु यानी वायरस को। ये इसकी डिटेल है। पोलियो का टीका लगवाते हैं और ये किस तरह से फैल जाता है, रोग आहार तंत्र को ये प्रभावित करता है। किसको करता है, ये आहार तंत्र को संक्रमित कर देता है। तंत्र को प्रभावित, इससे याद रखना कि पोलियो की बीमारी से क्या प्रभावित होता है, तंत्र का तंत्र। और ये रोगों का संक्रमण प्राय छोटे बच्चों में होता है, इसीलिए पोलियो के टीके लगवाए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट देखो, इस तरह से भी खूब पूछे जाते हैं कि कौन सा विकल्प है जो वायरस द्वारा मनुष्य को फैले हुए रोगों के समूह को दर्शाता है। तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। देखो इसमें 6 रोग आ गया जो कि जीवाणु से होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें मलेरिया हो गया, ये भी जीवाणु होता है, ये भी नहीं होगा। इसमें टाइफाइड, ये जीवाणु, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन बी, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए।
9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनना है। इससे पहले में 8 वाले में क्या था, वायरस यानी विषाणु से चुनने वाले था, इसमें क्या है जीवाणु से। तो ये भी आराम से एलिमिनेट कर लोगे आप। जब पोलियो आ गया तो ये वायरस होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपका देखो तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, मियादी बुखार, ये सब जीवाणु से होते हैं, तो ये हमारा बी राइट आंसर। इसमें भी देखो पोलियो आ गया तो ये भी हट जाएगा, इसमें छोटी माता आ गया ये भी हट जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर लिया करो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कॉलरा रोग होता है, ये किससे होता है, ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा को हैजा कहते हैं, याद रखना है, हैजा ही कॉलरा रोग होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, और आपको ये डिटेल में बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पैथोजन। और जी हमारा जो है ना ये प्रोलैक्टिन और सीक्रेटिन, ये क्या है, ये सभी हार्मोन्स हैं, जबकि एमाइलेज जो है ना ये वाला, ये क्या है, एंजाइम है। और सीक्रेटिन और ये प्रोलैक्टिन ये हमारा क्या है, हार्मोन है। तो बच्चा क्या, ये पैथोजन। क्लियर। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है, तो ये होगा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। ये मैं आपको बता चुकी हूँ एड्स की बीमारी में, जो मैंने आपको वायरस से करवाए थे उसमें। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको याद रखना। और ये HIV वायरस द्वारा फैलता है, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। और ये जो हमारी रक्षक श्वेत यानी WBC जो होती है ना, WBC और ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसी की वजह से ना कुछ वर्षों बाद शरीर समान रोगों से बचाव नहीं कर पाता, मतलब बीमार ही बना रहता है इंसान। इस तरह से ये वीक सा रहता है, और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आती है इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। इसी से रिलेटेड देखो नेक्स्ट, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है, किसको करता है, ये हमारी सहायक लिम्फोसाइट्स, इनको कर देता है, जितनी भी सेल्स होती हैं, और ये मैं आपको डिटेल में भी बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। रिकेट्स, ये किसकी कमी होता है, इसे सूखा रोग कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन D की कमी से। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन C की कमी से। और रतौंधी किसकी वजह से होता है, इसे ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात में दिखता नहीं है, तो ये हमारा विटामिन A की कमी से होता है। क्लियर। तो बच्चा का प्रोटीन की कमी से क्या होगा, क्वाशियोरकर, ये वाला डी इज राइट आंसर। क्लियर। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा भोजन में निम्न में से किसी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो अभी आपको बताया था, ये किसकी वजह से होगा, विटामिन A की वजह से। 60 नंबर देखो, जल जनित रोग क्या है, तो ये हमारा हेपेटाइटिस, ये इससे क्या प्रभावित हो, हमारा लिवर, इस पर प्रभाव डालता है ये यकृत पर। नेक्स्ट है हमारा, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल पाए वाला जो अधिक आहार लेते हैं ना, जिसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, तो उससे कौन सा रोग नहीं होगा, तो ये हमारा होगा स्कर्वी रोग नहीं होगा, क्योंकि ये खट्टा होता है ना, तो जो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है, और विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, तो इसीलिए इसमें स्कर्वी रोग नहीं होगा जब अगर कोई व्यक्ति इस अम्ल वाला भोजन अधिक लेता है, तो जिसमें ये पाया जाता है। ये इसकी डिटेल दे रखी है। एस्कॉर्बिक अम्ल में एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है, ये देखने में हल्के और ये पीले रंग का जल घुलनशील चूड़ या क्रिस्टल होता है, इसे विटामिन C के रूप में जाना जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये शरीर में जांग और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं, और रोग बढ़ने पर मसूड़े भी सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। तो दांत और बालों के लिए विटामिन C बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, अभी आपको बताया था, अब इसको आराम से कर लेंगे, तो ये विटामिन C की कमी से होगा। ये देखो एस्कॉर्बिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है हमारा, C6H8O6। ये विटामिन से रोग देख लो, विटामिन A से क्या होता है, और ये खट्टे फलों सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन C। तो A से अभी आपको बताया था रतौंधी, आँखें को शुष्क हो जाता है इससे। विटामिन D से रिकेट्स होता है, ये भी बता चुकी हूँ, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन K से क्या होता है, ये इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड निकलता ही रहता है कंटिन्यू। और C से क्या होगा, स्कर्वी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी रोग
इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हमारा डी, कॉलरा, इसे हैजा भी कहते हैं। कॉलरा एक क्या है? संचारी रोग है जो एक से दूसरे में फैल जाता है। क्लियर? इसीलिए ये वाला नहीं पूछा ना, तो ये कॉलरा होगा। नेक्स्ट है हमारा शरीर वर्धक भोजन होता है, तो नॉर्मल से ये कर लेंगे आप, प्रोटीन युक्त। नेक्स्ट है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? सभी को अच्छे से पता है प्रोटीनों का, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें दालों से ही मिलती है। और इस जिसमें प्रोलीन और बेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछे दालों में कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोलीन और बेलिन, इसको अच्छे से याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, किससे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा? तो ये मुर्गे से नहीं मिलेगा, अनाज में, आलू में, दूध में, इसमें तो सभी में पाया जाता है। तो डी इज राइट आंसर। डिटेल में देख लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और रासायनिक दृष्टि से ये पदार्थ जो जल अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। और ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सोचो आप कितने ज़्यादा, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे तो उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 4। और सबसे ज़्यादा देखो आलू हुआ, फल, केला, आम, फल में आपका केला और आम, अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि, इन सभी से सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो मुर्गा इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा हमारा है जो ऊर्जा नहीं देता, बाकी 3 देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? विटामिन। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से मिलेगी। क्लियर? 24 नंबर देखो, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान देता है? तो आपको सबको पता है ग्लूकोज पीते ही हमें तुरंत शक्ति मिल जाती है। इसका फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6। स्वाद में मीठा होता है, सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है। एक व्यक्ति को अगर कलर पहचान नहीं होता उस रोग को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे वर्णांधता। और कौन सा कलर नहीं पहचान पाते हैं? ये लाल और हरा, इन दोनों कलर को अच्छी से इन दोनों के बीच में पहचान नहीं कर पाते, तो इससे वर्णांधता रोग होता है। यही इसका डिटेल में दे रखा है। और ये वंशागति रोग होता है, एक्स लिंक सेलिंग वंशागति रोग, इसको याद रखना, वंशागति रोग है ये। लाल हरे मैंने आपको बता ही सकते। और इसमें ये लिखा है ना, इसी कारण इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, क्योंकि जब वो कलर नहीं पहचान पाएगा तो फिर किससे अच्छी तरह से कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंट एमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? पेचिस, ये आंत में पाया जाता है ना। ये देखो सारे बता दिए इसने। अमीबेसिस बता ही दिया। टाइफाइड आपको सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स यानी प्रोटोजोआ से होता है। और पीलिया एक वायरस जनित रोग है। क्लियर? वायरस जनित रोग क्या है इसमें से? अब आप इसको अच्छे से कर लेंगे। क्या ये? पोलियो। बाकी ये तीनों प्लेग, टाइफाइड, कॉलरा, ये क्या है? जीवाणु जनित है। देखो एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के किस तरह से पूछा गया। इसमें पूछ रहा कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। तो ये क्या है? अभी आपको बताया था, भोजन और जल से दूषित भोजन और जल खा लें तो ये आपका हैजा। तो इस तरह से घुमा घुमा के वही क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईसीजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपका कौन सा सही होगा? ये हृदय की कमजोरी, ये हृदय से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये देखो इसकी डिटेल भी दे रखी है इसमें। इसे ईसीजी या ईकेजी भी कहते हैं। ईसीजी से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईकेजी से क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय से संबंधित है, माइंड से मत करना। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है आपके फेफड़ों को। ये श्वसन संबंधी रोग है ये तो। नेक्स्ट है 31 हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है। वास्तव में क्या ये एक वायरस है? ये यकृत को प्रभावित करता है, वायरस जनित रोग है। और ये हेपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से फैलता है। इसमें कौन कौन से ए, बी, सी, डी, ई और जी ये सभी आते हैं। ए और ई क्या होता है? ये पानी में पैदा होते हैं ये वायरस, और थूक का जो खकारते हैं ना उसके जरिए फैल जाते हैं ये।
और बी और सी ये सबसे खतरनाक है इसमें। कौन से? बी और सी। बी के लिए तो अभी तक कोई टीका भी नहीं बना है। नेक्स्ट घेंगा रोग, आप आराम से कर लेंगे इसको। किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखो, ताप ज्वर को कम करने के लिए इनमें से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है एंटीपायरेटिक्स। जल्दी देख लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 2-3 और हैं। तो एंटीपायरेटिक्स क्या होता है? एक ज्वर नाशक दवा है, तो इसी में इसका यूज होता है। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर एक शांतिदायक दवा है। इसका प्रयोग चिंता, तनाव, मानसिक अशांति से संबंधित बीमारी में किया जाता है। और ये वाला है ना, ये आपका ऑप्शन बी, ये क्या है? एक निश्चित दवा होती है। नेक्स्ट देखो, इनमें में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? प्लेग जो कि चूहों से फैलता है ना, तो इसमें होता है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो ये लिखा भी हुआ है इसमें, ये याद रखना। कौन से जीवाणु से फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं से शरीर पर प्लेग की बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें तेज बुखार आता है, हाथों में गिल्टियाँ निकल आती हैं, इसीलिए इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का यूज होता है प्लेग से। याद रखना इसको। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होगा मलेरिया से? तो ये होता है हमारा प्लीहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक परजीवी से फैलता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसकी वाहक होती है और ये प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। लास्ट में ये नेत्र, जो लास्ट में आप नेत्र संबंधी रोग और देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, अब मायोपिया भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु तो दिखाई देती है, बस दूर की नहीं दिखाई देती है। और इसमें ये पूछा था कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल। ये अच्छे से याद रखना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटने के कारण इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बन जाता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें पास की वस्तु दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। नाम के जस्ट अपोजिट जाना है आपको, क्लियर। इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा कर दो, दूरदृष्टि दोष। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है? पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती पर दूर की दिखाई देती हैं। उसका जस्ट उल्टा करना। उसमें अवतल यूज करते थे, इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल। इसमें क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है ना, फोकस दूरी बढ़ने के कारण, उसमें क्या था? कम होने के कारण बनता था। इसमें क्या बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा, दूरी बढ़ने की वजह से। उसमें क्या था? दूरी कम होने की वजह से रेटिना के आगे बनता था। तो उसका जस्ट अपोजिट करना। और कौन सा लेंस यूज करेंगे इसमें? उत्तल। क्लियर। नेक्स्ट है जरादृष्टि दोष, जिसमें थोड़ा थोड़ा दूर का थोड़ा पास का दिखता है। इसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक होने पर ना तो दूर की वस्तु दिखती है ना ही पास की। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो इसमें दी फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब एक में उत्तल के लिए लगा दिया जाता है, एक में अवतल वाला। तो इस तरह से ये रोग की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट है अबिंदुकता। इसमें क्या होता है? इसे व्यक्ति सभी दिशा ऊपर नीचे दाएं बाएं एक समान से नहीं देख पाता। इस रोग के निवारण के लिए कैसा यूज करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। ये ज़्यादा नहीं पूछा था, पर निकट और दूर बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका ये जितना भी रोग से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये देखो, हमने भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इसमें रोग तक क्लियर कर लिया। अब करेंगे फसल उत्पादन, ये नेक्स्ट में ले लेंगे। उसके बाद थर्ड में ले लेंगे नाइट्रोजन चक्र। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।